उसने कहा फॉर अ गिवन केमिकल, देखिए आर्डर के 2 टाइप के सवाल आपको बता चुका हूँ। पहला बताया था कि रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, के की यूनिट डी हो तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं। दूसरा बताया है कि कंसंट्रेशन पे चेंजमेंट करके कैसे निकालते हैं। उसके लिए जर्नल इक्वेशन मान लेते थे, मान लिया रिएक्टेंट की पावर इतनी 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 और फिर सॉल्व करते, ठीक है। उसका मेथड आप देख चुके हैं। अब देखिए एक टाइप, दूसरे अगले टाइप का सवाल देखिए। इसमें क्या है, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कंटेनर, बोल दिया है कि कंटेनर में जो है, जो ए बी और सी है, इन सब के मोल आपस में बराबर है। मतलब पहली जानकारी जो गिवन है हमको, वो ये गिवन है कि मोल ऑफ, एन से लिख रहा हूँ, मोल ऑफ ए बराबर है मोल ऑफ बी बराबर है मोल ऑफ सी। उसने बोला है इक्वल मोल, ठीक है। पहली चीज ये पता है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेट रिएक्शन लेके दे दी है। उसने बोला इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का क्या किया, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अच्छा ये 2 बार लिख गया, ठीक ठीक ठीक, इसको एक बार काट देना। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, उसने क्या बोला कि अगर जो वॉल्यूम उसका मान लेते हैं, जब वो पहले जो ये रिएक्शन लिखी गई है आर, आर इक्वल टू क्या लिख के दिया है, के ए स्क्वायर बी और सी, ये लिख के आपको दिया है। तब मान लेते हैं कि ये सब किसमें है, बी लीटर में है। किसमें भैया, मान लेते हैं ए जब उसमें डाला गया तो बी लीटर के बीकर में डाला गया। इन सब का वॉल्यूम वी था। कितना था भैया, वॉल्यूम वी था, ठीक है। ध्यान देखते जाइएगा, वॉल्यूम वी था। तो अगर मैं, इसके बाद उसने कह दिया कि अगर इसका वॉल्यूम जो है डबल कर दिया जाए, अगर कंटेनर का वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो इफेक्ट ऑफ रेट, रेट का कितना इफेक्ट होगा ये पूछा। तो ध्यान देखिए, ये जो दिया है, पहले इस एक्सप्रेशन को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एन ए, जो ये ए क्या लिखा होता है, कंसंट्रेशन लिखा होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसके एन के मोल मान लेता हूँ एन ए, और मान लेते हैं इनिशियली वॉल्यूम था बी, तो ये लिखा जाएगा। ये एन बी मोल होंगे, बी इनिशियली वॉल्यूम तो बी ही रहा है, इक्वल मोल इक्वल वॉल्यूम मान के चलेंगे, ठीक है। और इसको सी का स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए इसको, ये लिखा जा सकता है। ये क्या भाई, जब इनिशियली, बाद में उसने कहा है कि अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, मान लेते हैं, तब रेट हो जाता है आर डैश। कितना हो जाता है भैया, आर डैश। तब रेट हो जाता है हमारे पास आर डैश, ठीक है। तो आर डैश इक्वल टू के, तो लिखा जाएगा। अब मोल तो इक्वल ही रहेंगे, बीकर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल तो बढ़ेंगे नहीं। तो एन ए बाई टू बी का स्क्वायर, एन बी बाई टू वी और एन सी बाई टू वी। क्या नया रेट जो आर डैश है वो ये लिखा जाएगा। ध्यान देख लो, यही लिखा जाएगा। अब ये लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, क्या मैं आर डैश इक्वल टू के, अब यहाँ से मैं 2 को बाहर ले आऊँगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से 2 बाहर, तो क्या 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। और अंदर देखिए क्या बचेगा, एन ए बाई वी का स्क्वायर, एन बी बाई वी का, एन सी बाई वी। क्या यही अंदर बचेगा, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं इससे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बाहर आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ये तो बाहर आ जाएगा। ध्यान देखिए, क्या ये 1/16 के एन ए बाई वी का स्क्वायर, एन बी बाई वी का स्क्वायर और एन सी बाई वी का, वी लिखा है, स्क्वायर नहीं, ये लिखा है। ध्यान देखिए, अब ध्यान देखो, ये जो वैल्यू लिखी है क्या ये आर है। ध्यान देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है क्या ये आर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आर डैश इक्वल टू R/16। मतलब जो नया रेट होगा वो 16 टाइम्स क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। नया रेट जो होगा, जब वॉल्यूम आप रिएक्शन का डबल करेंगे, जिसके लिए ये रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम डबल करने पे उस रिएक्शन का जो रेट है वो 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। कितने टाइम डिक्रीज कर जाएगा भैया, 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये सवाल है, आप नोट कर लीजिए इसको सही से, ओके। फिर बताइए जो भी है, एक बार देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। सिंपल मेथड है, ऐसे सवाल आपकी किताबों में काफ़ी होंगे, आप उससे करते रहना। जो ना आए तो बताना, मैं उनको भी दोबारा कराने की कोशिश करूँगा। इनका फिक्स मेथड है इस टाइप के सवालों को करने का, और उसी मेथड से चलना है जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अगले के आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैंने तुम्हें ऑर्डर के विषय में काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ। रेट कांस्टेंट भी बताया था, याद ना हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी जर्नल रिएक्शन का आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने पे जो उसकी कंसंट्रेशन टर्म में आ रहे हैं, उन सब की अगर कंसंट्रेशन यूनिट कर दिया जाए,
उन सब की कंसंट्रेशन यूनिट कर दिया जाए तो उस समय जो केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वही रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो के होता है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, के जितना ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा। दूसरी चीज़, ईच रिएक्शन हैज़ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो किसी एक टेम्परेचर के लिए, अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, ये चीज़ उसने बोली है। अगला देखिए, थर्ड कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कर देंगे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट जो के है वो केवल किस पे वो डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बदल गया तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। ठीक है, द क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, रिएक्शन का रेट बदल जाएगा, रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, सीधी सी बात है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय जो कंसंट्रेशन टर्म आती हैं उस पे के की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होती। के की वैल्यू केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक है, इनको याद कर लेना, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हमारे लिए जो देखिए, अब मैं इस चैप्टर में लगभग बेसिक चीज़ें आपको सब बता चुका हूँ। पहले बताया रेट, डिफरेंशियल फार्म कैसे लिखते हैं बताया, इसके बाद मैंने बताया आपको ऑर्डर क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये हो गया। अब अगली जो आपके पास एक हेडिंग और है इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो फिर हम इंटीग्रेटेड लॉ की तरफ चल देंगे, फिर तो चैप्टर की तरफ कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अब अगली जो चीज़ है वो है मोलेकुलरिटी। अगली चीज आपके पास क्या है, मोलेकुलरिटी। ध्यान से देखिएगा, मोलेकुलरिटी क्या होती है। मोलेकुलरिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, देखिए जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट के होंगे, लेकिन वो पूरे के पूरे तो प्रोडक्ट में जाएंगे नहीं। जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वही उसकी मोलेकुलरिटी कहलाती है। ठीक है, और अब देखो यही रिएक्शन लिख दी मैंने, ध्यान से सुन लेना। मोलेकुलरिटी कुछ नहीं होती, रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है, उनकी जो संख्या होती है, जो गिनोगे वही आपकी मोलिकुलरिटी कहलाएगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कम क्लोजर फॉर द इफेक्टिव कोलिजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स आपके बीकर के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें से वो सब जिनकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इफेक्टिव को, क्योंकि वो एक दूसरे से पहले टकराएंगे, टकराने के बाद टकराएंगे क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है तो एक दूसरे से टकराएंगे। और वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, वो कोलिजन जो जिस कोलिजन के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है, इफेक्टिव कोलिजन का आपका मतलब ये है कि वो कोलिजन जिस कोलिजन को होने के बाद मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में ना होकर वो प्रोडक्ट में बदल जाता है उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कम क्लोजर फॉर द इफेक्टिव कोलिजन विच इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में, वही आपका क्या कहता है, आपका मोलिकुलरिटी कहलाता है, कन्वर्जन टू रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, यही चीज लिखा है आपको। अब देखिए, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट। जो मॉलिकुलरिटी है रिएक्शन की वो क्या है भैया, एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, जबकि आपके जो ऑर्डर था वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जो ऑर्डर था वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था और जो मोलिकुलरिटी वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कैन बी डिसाइडेड बाय बैलेंस इक्वेशन। और मोलिकुलरिटी तभी आप बता सकते हैं किसी रिएक्शन की जब वो बैलेंस हो। कैसी हो भैया, बैलेंस रिएक्शन की ही मोलिकुलरिटी बताई जा सकती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कुछ रिएक्शनें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। जैसे पहली रिएक्शन देखिए, कोई ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, देखिए रिएक्टेंट के मोलिक्यूल गिन लो बस, कितना मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है, इसलिए वन। और वन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चल, जैसे ये है 2A। अब देखो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी 2 है, इसको क्या बोलेंगे, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे भैया, बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। इसको देखिए, अगली रिएक्शन क्या है, एक तो ए है रिएक्टेंट और एक बी है, मतलब दो है, एक एक दो हो गए तो मोलिकुलरिटी दो हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे भैया, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है,
आगे देखिए अगली रिएक्शन क्या है, 2A+B, गिनोगे तो ए के 2 मोलिक्यूल्स हैं और बी का 1 मोलिक्यूल मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब 2 और 1 3 हो गए, मतलब मोलिकुलरिटी 3। रिएक्शन क्या हो गई, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन हो गई, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए 3A से प्रोडक्ट बन रहा है, कितने मोलिक्यूल है रिएक्टेंट के, 3। कुल में रिएक्टेंट के मोलिक्यूल गिन लो बस, हो गए कितने हैं, 3 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें भी ध्यान देखो, एक ए है, एक बी है, एक सी है, टोटल कितने मोलिक्यूल हो गए, 3 मोलिक्यूल, तो मोलिकुलरिटी 3 हो गई। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन इसको भी बोलेंगे। आगे चलते हैं, इट इज द वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल कम क्लोजर फॉर इफेक्टिव कोलिजन। सीधी सी बात ये है, इसमें ये बताया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक साथ मिलके कोलिजन कर सकते हैं वो 3 है। जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी कभी भी नॉट ग्रेटर देन 3, नॉट ग्रेटर देन 3, जो मोलिकुलरिटी वो 3 से कभी भी बड़ी नहीं होगी, मोलिकुलरिटी मैक्सिमम 3 होगी, क्योंकि 3 के बाद जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। यदि वही चीज़ लिख जाए, इट इज़ द वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल, अगर 3 मोलिक्यूल से ज़्यादा हो गए तो कम क्लोजर द इफेक्टिव कोलिजन उनका नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मोलिकुलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। ऑर्डर तो आपका NH कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी होगा मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, इतना आप पढ़िएगा। मोलिकुलरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ बोर्ड और एंट्रेंस दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। इसको आप पढ़िएगा, कोई कन्फ्यूजन बताइएगा। ओके।